कुमार देव एजुकेशन अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। ये इसका पार्ट 12 आर्द्रता और वर्षण। पिछले पार्ट में वायुमंडल का संगठन बताते हुए हमने ये जाना है कि जलवाष्पन एक छोटा घटक होने के बावजूद वायुमंडल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवयव है। इस पार्ट में हम दिन प्रतिदिन होने वाले मौसम संबंधित परिवर्तनों में जलवाष्पन की भूमिका का अध्ययन करेंगे। उद्देश्य: इस पाठ के अध्ययन करने के पश्चात आप निरपेक्षण एवं संपेक्षण आर्द्रता में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। तापमान का वायु की निरपेक्ष आर्द्रता और संपेक्ष आर्द्रता के साथ संबंध स्थापित कर सकेंगे। संपेक्ष आर्द्रता के बढ़ने और घटने के लिए आवश्यक दशाओं के बारे में निष्कर्ष निकाल सकेंगे। अतृप्त और संतृप्त वायु में अंतर बता सकेंगे। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक बता सकेंगे। गुप्त ताप और इसके महत्व को स्पष्ट कर सकेंगे। संगठन के विभिन्न रूपों का वर्णन कर सकेंगे। वर्षण के लिए आवश्यक दशाओं की व्याख्या कर सकेंगे। आरेखों की मदद से वर्षण के 3 रूपों में अंतर कर सकेंगे। संसार में वर्षण के वितरण की प्रमुख विशेषताएं क्षेत्रीय एवं ऋतुवर्त विविधताओं के संदर्भ में समझा सकेंगे। वर्षण के वितरण को प्रभावित करने वाले विद्युत कारकों की व्याख्या कर सकेंगे। वायुमंडल में जलवाष्पन। जलवाष्पन वायुमंडल का सबसे अधिक परिवर्तनशील अवयव है। वायुमंडल के एक इकाई आयतन में जलवाष्पन का अनुपात 0 से 4% तक होता है। वायुमंडल में जल पदार्थ के तीनों रूप ठोस, हिमकण, द्रव, जल बिंदु तथा गैस जलवाष्पन में विद्यमान रह सकता है। जल सामान्यतः वायु में शोधात रहित, गंध रहित एवं पारदर्शी गैस के रूप में रहता है। इस गैस को ही जलवाष्पन कहते हैं। वायुमंडल में जलवाष्पन के विद्यमान रहने के ही पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ है। आइए पृथ्वी पर पाए जाने वाले विविध प्रकार के जीवन के लिए जलवाष्पन के महत्व का अध्ययन करें। हमने 10वें पार्ट में अध्ययन किया है कि वायुमंडल में विद्यमान जलवाष्पन सूर्यताप और पृथ्वी विकिरण के महत्वपूर्ण अंश को सोख लेती है। इस प्रकार ये पृथ्वी के तल से होने वाले ऊष्मा ऊर्जा की क्षति को रोकती है और पृथ्वी पर अनुकूल तापमान बनाए रखने में मदद देती है। वायुमंडल में विद्यमान जलवाष्पन की मात्रा वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करती है। एक इकाई आयतन की वायु में विद्यमान जलवाष्पन की मात्रा उसके गुप्त ताप या उसके संग्रह की हुई ऊर्जा का निर्धारण करती है, जो वायुमंडल में परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किसी स्थान या प्रदेश की वायु में विद्यमान जलवाष्पन की मात्रा वर्षण के लिए उसकी संभावित क्षमता का संकेत देती है। यदि वायु में जलवाष्पन की मात्रा अधिक है तो वह अधिक मात्रा में वर्षण करने में सक्षम है, अथवा कम है तो कम मात्रा में ही वर्षण कर सकती है। वायु में विद्यमान जलवाष्पन की मात्रा फसलों पर अनुकूल प्रभाव डालती है। इसके विपरीत गर्म और शुष्क वायु फसलों को क्षति पहुंचाती है, जैसे कि उत्तरी पश्चिमी भारत की अरबी फसल को होता है। शुष्क वायु हमारे शरीर की त्वचा को शुष्क का कड़ा बना देती है। यही कारण है कि लोग कड़के या शीत ऋतु और गर्म ऋतु में अपने चेहरे की त्वचा की सुरक्षा के लिए विभिन्न प्रकार की क्रीमों का उपयोग करते हैं। वायुमंडल में जलवाष्पन विकिरण को सोखती है। जल वाष्पीकरण की दर को नियंत्रित करती है। गुप्त ताप को छोड़कर मौसम में परिवर्तन लाती है। वर्षण की क्षमता को निर्धारित करती है। फसलों को और हमारे शरीर की त्वचा को प्रभावित करती है। अंत जलवाष्पन का महत्व बहुत अधिक है। आर्द्रता। जलवाष्पन में कैसे बदल जाता है। सूर्य की ऊष्मा जल को जलवाष्पन में बदल रहती है। किसी स्थान पर किसी समय वायुमंडल में गैस के रूप में विद्यमान इस अदृश्य जलवाष्पन को वायु की आर्द्रता कहते हैं। दूसरे शब्दों में आर्द्रता से तात्पर्य जल की उस नमी से है जो किसी वायु में जलवाष्पन की मात्रा के रूप में विद्यमान होती है। वायु में विद्यमान आर्द्रता को निम्न 2 प्रकार से व्यक्त किया जाता है: निरपेक्षण आर्द्रता, संपेक्षण आर्द्रता। निरपेक्षण आर्द्रता किसी इकाई अध्ययन की
आयतन की वायु में किसी समय विशेष में विद्यमान जलवाष्पन की वास्तविक मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। इसे ग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी वायु की निरपेक्ष आर्द्रता 10 ग्राम है तो इसका तात्पर्य कि उस वायु में 1 घन मीटर आयतन में 10 ग्राम आर्द्रता जलवाष्पन के रूप में विद्यमान है। निरपेक्ष आर्द्रता स्थान व समय के परिवर्तन के साथ बदलती रहती है। किसी वायु की जलवाष्पन धारण करने की क्षमता पूर्णतः उसके तापमान पर निर्भर करती है। तापमान के बढ़ने के साथ वायु में जलवाष्पन धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए 10 सेल्सियस से तापमान वाली कोई वायु अपने अंदर 11.4 ग्राम जलवाष्पन प्रति घन मीटर धारण कर सकती है। यदि इस वायु का तापमान बढ़कर 21 सेल्सियस से हो जाता है तो यही वायु 1 घन मीटर आयतन में 22.2 ग्राम आर्द्रता जलवाष्पन रूप में धारण कर सकती है। चित्र 12.1 में वायु तापमान तथा उसके अधिकतम आर्द्रता धारण करने की क्षमता के संबंध को दर्शाया गया है। इस चित्र पर एक सामान्य दृष्टि डालने से यह स्पष्ट हो जाता है कि तापमान के बढ़ने के साथ वायु की आर्द्रता धारण करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। तापमान तथा वायु दाब में परिवर्तन होने के कारण वायु के आयतन में परिवर्तन होता है। फलस्वरूप उसकी अपेक्षा आर्द्रता भी बदल जाती है। अंत आर्द्रता मापने के लिए अधिक विश्वसनीय माप की आवश्यकता होती है। सापेक्ष आर्द्रता वायुमंडलीय नमी का सबसे महत्वपूर्ण तथा विश्वसनीय ताप है। सापेक्ष आर्द्रता किसी निश्चित आयतन की वायु में विस्थापित जलवाष्पन की मात्रा तथा उसकी वायु के किसी दिए गए तापमान पर अधिकतम आर्द्रता धारण करने की क्षमता का अनुपात है। इसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। सापेक्ष आर्द्रता वायु में वाष्पन दबाव सतम वाष्पन दबाव गुना में 1000। चित्र 21.1 से ये स्पष्ट है कि किसी दिए गए तापमान पर जलवाष्पन की एक निश्चित अधिकतम मात्रा है, ये अपने अंदर धारण कर सकती है। जब यह स्थिति आ जाती है तो हम कहते हैं कि वायु पूर्णतः विष्ट हो गई है। जिस तापमान पर वायु पूर्णतः या स्पष्ट हो जाता है उसके अशोक या त्रिपन बिंदु कहते हैं। किसी वायु की सापेक्ष आर्द्रता इस बिंदु पर 100% होती है। सापेक्ष आर्द्रता इस पाठ को भली भांति समझने के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण विचार है। अंत इसे एक उदाहरण की मदद से समझाएं। चित्र 21.1 से ये स्पष्ट है कि 21 सेल्सियस से वाली वायु अपने अंदर अधिकतम 32.2 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर ही आर्द्रता रख सकती है। यदि वायु 21 सेल्सियस से तापमान पर 11.1 ग्राम आर्द्रता धारण किए हुए है तो इस वायु की अपेक्षित आर्द्रता 11.1 ब्रैकेट 22.2 गुना में 100 अर्थात 50% होगी। यदि यही वायु 21 सेल्सियस से पर वास्तव में 32.2 ग्राम आर्द्रता धारण किए हुए हो तो उसकी सापेक्ष आर्द्रता 22.2 ब्रैकेट 22.2 गुना में 100 अर्थात 100% होगी। जब वायु की संक्षेप आर्द्रता 7% होती तो वायु संक्षिप्त हो जाती और यदि सापेक्ष आर्द्रता 100% से कम है तो वायु अस्थिर कहलाती। सापेक्ष आर्द्रता उस समय बढ़ती है जब वायु का तापमान गिर जाता है। उस वायु में अधिक नमी वाली वायु आकर मिल जाती है। सापेक्ष आर्द्रता इस समय घटती है जब वायु का तापमान बढ़ जाता है या उस वायु में कम नमी वाली वायु आकर मिल जाती है। चित्र 12.1 सापेक्ष आर्द्रता ये स्पष्ट करने के लिए कि किसी वायु में विद्यमान जलवाष्पन की सापेक्ष आर्द्रता उसकी निरपेक्ष आर्द्रता की तुलना में अधिक उपयोगी है माप है। इस एक उदाहरण लेकर स्पष्ट
किया जा सकता है। मान लीजिए एक गिलास में 250 ग्राम पानी है, लेकिन जब तक किसी को ज्ञात ना हो कि उस गिलास में अधिकतम कितना पानी भरा जा सकता है, वह ये नहीं बता सकता कि गिलास पानी से कितना भरा है। लेकिन जब उसे ये ज्ञात होता है कि गिलास में 50 ग्राम पानी भरा जा सकता है, तो वह तत्काल ये बता सकता है कि गिलास पानी से आधा भरा हुआ है। इसी प्रकार जब कोई किसी वायु की संपेक्षित आर्द्रता मापता है, तो उसे न केवल उसके वास्तविक जलवाष्प की मात्रा ज्ञात होती है, बल्कि यह भी जानना आवश्यक है कि उस वायु में उस तापमान पर कितने ग्राम प्रति घन मीटर अधिकतम आर्द्रता समा सकती है। किसी इकाई आयतन की वायु में किसी समय विशेष में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा या भार को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। किसी वायु की निरपेक्ष आर्द्रता तथा उस तापमान पर उसकी अधिकतम आर्द्रता धारण करने की क्षमता के अनुपात को सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। इसे प्रतिशत में व्यक्त किया जा सकता है। सहानिया अधिकतम क्षमता गुना 100। ये तापमान जिस पर एक दी गई वायु पूर्णतः संपीड़ित हो जाती है, उसे औसत या संपीड़ित बिंदु कहते हैं। वाष्पीकरण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल गैस अवस्था में परिवर्तित होता है, वाष्पीकरण कहलाती है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया औसत अवस्था को छोड़कर प्रत्येक तापमान, स्थान व समय में होती है। वाष्पीकरण की दर कई कारकों पर निर्भर करती है। इसमें से मुख्य कारक इस प्रकार है। जल की उपलब्धता। स्थल भागों की अपेक्षा जल भागों की वाष्पीकरण अधिक होती है। यही कारण है कि वाष्पीकरण महाद्वीपों की तुलना में महासागरों पर अधिक होता है। तापमान हम जानते हैं कि गर्म वायु ठंडी वायु की तुलना में अधिक नमी धारण कर सकती है। अंत जब किसी वायु का तापमान अधिक होता है, वह अपने अंदर कम तापमान की तुलना में अधिक नमी धारण करने की स्थिति में होती है। यही कारण है कि शीत काल की तुलना में ग्रीष्म काल में वाष्पीकरण अधिक होता है। अंत गीले कपड़े सर्दियों की तुलना में गर्मियों में जल्दी सूख जाते हैं। वायु की नमी। यदि किसी वायु की संक्षेप आर्द्रता अधिक है, तो वह कम मात्रा में अतिरिक्त नमी धारण कर सकती है। इसके विपरीत अधिक संपेक्ष आर्द्रता कम है तो अधिक मात्रा में अतिरिक्त नमी धारण कर सकती है। ऐसी स्थिति में वाष्पीकरण अधिक तेजी से होगा। वायु की शुद्धता भी वाष्पीकरण की दर को तेज करती है। वर्षा वाले दिनों में वायु में अधिक नमी होने के कारण गीले कपड़े देर से सूखते हैं। पवन हवा भी वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करती है। यदि वायु शांत है तो जलीय धरातल से लगी वायु वाष्पीकरण होते हैं स्फीत हो जाएगी। वायु के तृप्त होने पर वाष्पीकरण रुक जाएगा। यदि वायु गतिशील है तो स्थिर वायु को उस स्थान से हटा देगी। इसके स्थान पर कम आर्द्रता वाली वायु आ जाती है। इससे वाष्पीकरण की प्रक्रिया फिर आरंभ हो जाती है और तब तक होती है जब तक स्थिर वायु पवन द्वारा हटाई जाती रहती है। बादलों का आवरण। मृदा स्वच्छंद सौर विकिरण में अवरोध डालता है और किसी स्थान की वायु के तापमान को प्रभावित करता है। इस प्रकार यह अपेक्षण रूप से वाष्पीकरण प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। यह रोचक तथ्य है कि 1 ग्राम जल को जलवाष्पन में बदलने के लिए लगभग 600 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। 1 ग्राम जल के तापमान को 10 सेल्सियस से बढ़ने में ऊर्जा खर्च होती है, उसे कैलोरी कहते हैं। तापमान के बिना परिवर्तन किए जब जल ध्रुव अवस्था में गैसीय अथवा में बदलता है या जब वह ठोस बर्फ अथवा उसे द्रव जल अवस्था में बदलता है, तो इस क्रिया को जो ऊर्जा खर्च होती है उसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यह एक प्रकार की छुपी हुई ऊष्मा होती है। इसका प्रभाव तापीय पर दिखाई नहीं देता। जब जलवाष्पन जल की नन्ही बूंदों या बर्फ के कणों में बदलती है, तो यह गुप्त ऊष्मा वायु में छोड़ दी जाती है। वायुमंडल में छोड़े जाने वाली यह गुप्त ऊष्मा मौसम परिवर्तनों के लिए ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत बनती है।
वाष्पोत्सर्जन एक विशिष्ट प्रक्रिया है जिसमें वनस्पतियों के पत्तों एवं उनके तनों द्वारा जल वाष्पन के रूप में परिवर्तित होती है। किसी क्षेत्र से वाष्पीकरण तथा वाष्पोत्सर्जन द्वारा संयुक्त रूप से हुए जल के ह्रास को वनस्पति उपोत्सर्जन कहते हैं। जल से जल वाष्पन में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण की दर जल की उपलब्धता, तापमान, वायु की शुद्धता, पवन का मेधाच्छन्न द्वारा नियंत्रित होती है। तापमान में बिना परिवर्तन किए जब जल द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में बदलता है, यह जब वह ठोस बर्फ अवस्था में द्रव जल अवस्था में बदलता है तो इस क्रिया में जो ऊर्जा खर्च होती है उसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। संघनन वह प्रक्रिया है जिससे वायुमंडलीय जल वाष्पन या जल या बर्फ के कणों में बदलती है। यह वाष्पीकरण के ठीक विपरीत प्रक्रिया जब किसी शीत वायु का तापमान अक्षांश से नीचे गिरता है तो वह वायु अपने अंदर उतनी आर्द्रता धारण नहीं कर सकती जितनी वह पहले धारण किए हुए थी। अंत आर्द्रता की अतिरिक्त मात्रा तापमान जिस पर अध्ययन होता है के अनुसार जल की सूक्ष्म बूंदों या बर्फ के कणों में बदल जाती है। सघन की प्रक्रिया वायु का तापमान दो स्थितियों में कम होता है। एक तो तब जब स्वतंत्र रूप से बहती वायु किसी अधिक ठंडी वस्तु के संपर्क में आती है। दूसरी स्थिति में वायु ऊंचाई की ओर उठती है। शोधन धुआं नामक तथा धूलकणों के चारों ओर होता है क्योंकि यह कण जलवाष्पन को अपने चारों ओर धनात्मक होने के लिए आकर्षित करती है। इन कणों को आर्द्रता घड़ी केंद्रित कहते हैं। जब किसी वायु की अपेक्षित आर्द्रता अधिक होती है तो थोड़ी सी ठंड होने पर ही तापमान औसत से नीचे आ जाता है, लेकिन जब किसी वायु की अपेक्षित आर्द्रता कम होती है तथा वायु का तापमान अधिक होता है तो उस वायु के तापमान को औसत से नीचे अधिक ठंड होने पर ही लाया जा सकता है। इस प्रकार सघन की गति वह मात्रा वायु की अपेक्षित आर्द्रता तथा उसके ठंडे होने की दर पर निर्भर करती है। अध्ययन जल वाष्पन के छोटे छोटे जलकणों और हिमकणों में बदलने की प्रक्रिया है। अध्ययन तब होता है जब किसी वायु का तापमान औसत से कम होता है या नीचे गिरता है तथा वह वायु की अपेक्षित आर्द्रता तथा ठंडे होने की दर पर निर्भर करता है। अध्ययन के रूप अध्ययन दो परिस्थितियों में होता है। प्रथम जब औसत हिमक बिंदु या 0 सेल्सियस से कम होता है तथा दूसरी स्थिति में तब जब यह हिमक बिंदु से अधिक होता है। इस प्रकार सघन के रूपों को दो वर्गों में रखा जा सकता है। औसत के हिमक बिंदु से नीचे तापमान होने पर बताते हैं पाला हिम तथा कुछ प्रकार के बादल, औसत धुआं, कोरहासा तथा कुछ प्रकार के बादल औसत के हिमक बिंदु के ऊंचे तापमान पर बनने वाले रूप हैं। सघन के रूपों का स्थान के आधार पर भी वर्गीकरण किया जा सकता है। उदाहरण के लिए धरातल पर प्राकृतिक पदार्थों जैसे घास के पेड़ पौधों की पत्तियों पर, मूलतल के पास वाली वायु में अथवा भूमंडल में कुछ ऊंचाइयों पर। ओस जब वायुमंडलीय नमी संघनित होकर जल बिंदुओं के रूप में ठोस पदार्थों के ठंडे धरातल जैसे घास, पेड़ पौधों की पत्ती तथा पत्थरों पर जमा हो जाती है तो उसे ओस कहते हैं। ओस के रूप में अध्ययन तब होता है जब आकाश साफ हो, हवा ना चल रही हो तथा ठंडी रातों में वायु की अपेक्षित आर्द्रता अधिक हो। इन दशाओं में पार्थिव विकिरण अधिक तीव्रता से होता है तथा ठोस पदार्थ इतने ठंडे हो जाते हैं कि उनके संपर्क में आने वाली वायु का तापमान औसत के नीचे गिर जाता है। फलस्वरूप वायु की अतिरिक्त आर्द्रता इन पदार्थों पर जल बिंदु के रूप में जमा हो जाती है। ओस तब बनती है जब औसत
हिमांक से अधिक होता है। ओस बनने की प्रक्रिया को देखा जा सकता है जब रेफ्रिजरेटर में रखी पानी की बोतल से गिलास पानी डालने से गिलास की ठंडी बाहरी सतह उसके पास की वायु के तापमान को औसत के नीचे गिरा देती है। इसे वायु की अतिरिक्त नमी गिलास की सतह पर छोटी छोटी बूंदों के रूप में जमा हो जाती है। पाला ऊपर बताई गई परिस्थिति में जब औसत हिमांक बिंदु के नीचे होता है तो अतिरिक्त नमी बर्फ के अति सूक्ष्म कणों में बदल जाती है। इसे पाला कहते हैं। इस प्रक्रिया में वायु की नमी प्रत्यक्ष रूप में बर्फ के छोटे छोटे कणों में बादल में बदल जाती है। संघनन का यह रूप खेतों में बड़ी फसलों जैसे आलू, मटर, अरहर, चना आदि के लिए हानिकारक होता है। ये सड़क यातायात के लिए भी कठिनाई पैदा करता है। धुआं और कोहरा जब सघन पृथ्वी तल के निकट की वायु में छोटे छोटे जल बिंदु के रूप में होता है और ये जल बिंदु वायु में तैरते रहते हैं तो इसे धुंध कहते हैं। धुंध में दृश्यता 1 किलोमीटर से अधिक और 2 किलोमीटर से कम होती है, लेकिन जब दृश्यता 1 किलोमीटर से कम होती है तो धुंध का वह कोहरा कहलाता है। धूम कोहरा एक विशेष प्रकार का कोहरा है जो धुआं, धूल, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और अन्य धुओं द्वारा प्रदूषित कर दिया जाता है। धुआं कोहरा बड़े बड़े नगरों और औद्योगिक केंद्रों में अक्सर पाया जाता है। इसका लोगों की आँखों तथा श्वसन क्रिया पर बुरा प्रभाव पड़ता है। बादल वायुमंडल में तैरते हुए जब हम जल बिंदुओं, बर्फ के कणों अथवा विभिन्न आकार के धूल कणों के साथ दोनों के मिश्रित झुंड को बादल कहते हैं। एक बादल में 0.01 से लेकर 0.02 मिमी के लाखों कण होते हैं। 10 लाख कणों में बादल में उसके मात्र 10वें भाग के बराबर जल या बर्फ के कण होते हैं। बादलों को सामान्यतः उनके रूप में, आकृति तथा ऊंचाई के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। इन दोनों विशेषताओं को मिलने से बादलों को निम्न वर्गों में बांटा जा सकता है। निम्नभेद मेघ ये बादल धरातल से 2000 मीटर की ऊंचाई तक बनते हैं। स्तरीय मेघ इस परिवार का प्राथमिक मेघ है जो निम्न परंतु धरातल से उस कोहरे के समान परतों की आकृति वाला होता है। स्तरीय कपासी मेघ निम्न पूरी परतों वाला गोलाकार होता है। ये पत्तियों, झुंड या लहरदार रूप में विकसित होता है। वह बादल जो ध्रुवित रूप में विकसित होते हैं इनका 2 भागों में विभाजन कर सकते हैं, कपास और कपासी वर्षा मेघ। कपासी मेघ सघन, गुंबदाकार एवं सपाट आधार वाले होते हैं। यही बढ़कर कपासी वर्षा वाले मेघ बन जाते हैं और ध्रुवमुखी विकास बादल के नीचे स्थित तीव्र तरंग की शक्ति ये बादल बनते समय थोड़ी गई गुप्त ऊष्मा की मात्रा के ऊपर निर्भर करती है। कपासी वर्षा मेघ से ठीक नीचे से देखने पर पूरा आकाश बादल से भरा दिखाई देता है तथा वर्षा स्तरीय निम्बोस्टिस मेघ की तरह दिखता है। निम्बस नींबू शब्द का अर्थ उस मेघ से होता है जिसे तेज वर्षा होती है। यह लैटिन की भाषा से लिया गया है। मध्य मेघ ये बादल 2000 से 6000 मीटर की ऊंचाई के मध्य बनते हैं। इस वर्ग के उच्च कपासी मेघ ऑल्टो क्यूम्यूस एवं उच्च स्तरीय मेघ ओल्सोस्टिस शामिल है। उच्च मेघ इन बादलों का निर्माण 600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर होता है। इनमें पक्षांभ, क्यूरियस पक्षांभ स्तरीय क्यूरोस्ट्रेटस
मस्तिष्क का पक्षाहम कपासी कुरो कुंभोस मेघ शामिल है। ये देखिए चित्र 12.2 ऊंचाई तथा आकृति के अनुसार बादलों के प्रकार। ये बादलों के प्रकार दिखा रखा है आपको। ये ओस, पाला, धुंध, कोहरा, धूम, कोहरा तथा बादल धनतन के रूप है। पाला तथा कुछ प्रकार के बादल तब बनते हैं तब धनन हिमक से नीचे तापमान पर होता है। बादलों को उनकी आकृति तथा ऊंचाई के आधार पर 3 भागों में बांटा जा सकता है। वर्षण, जब जल की सतह जल बिंदु या ठोस हिमकणों रूप में धरातल पर गिरता है तो उसे वर्षण कहते हैं। वायु में धनन की सतत प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप जल बिंदुओं या हिमकणों का भार अधिक वह आकार बड़ा हो जाता है तथा वह वायु में तैरते हुए रुक नहीं पाते तो पृथ्वी के धरातल पर गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिरने लगते हैं। वर्षण के रूप, पृथ्वी पर वर्षण के कई रूपों में होता है, जैसे जल की बूंदों, हिमलव के ठोस बर्फ या ओला आदि। कभी कभी एक साथ जल की बूंदें व ओले के रूप में। वर्षण का रूप अधिक सघन की वृद्धि वह तापमान पर निर्भर करता है। वर्षण के अनेक रूप हैं। फुहार तथा वर्षा, जब समान आकार की अधिक छोटी छोटी बूंदों जिसका व्यास 0.5 मिमी से कम होता है धरातल पर गिरती है तो उसे फुहार कहते हैं। जब जल की छोटी छोटी बूंदें मिलकर बड़ी बूंदों के रूप में धरातल पर गिरती है तो उसे वर्षा कहते हैं। हिमपात, जब सघन हिमांक -0 से नीचे तापमान पर होता है तो वायुमंडलीय आर्द्रता हिमकोण में बदल जाती है। यही छोटे छोटे हिमकोण मिलकर हिमलव बनाते हैं जो बड़े और भारी होकर धरातल पर गिरने लगते हैं। वर्षण के इस रूप को हिमपात कहते हैं। पश्चिमी हिमालय, मध्य व उच्च अंशीय प्रदेशों में शीतकाल में सामान्यतः हिमपात होता है। सहिम वर्षा, जमी हुई बर्फ़ है तब ये होती है जब वायु की ठंडी परत से गुजरती हुई पानी की बूंदें जमकर ठोस होकर धरातल पर गिरती है। सामान्यतः यह पानी की बूंदों और छोटे छोटे ठोस बर्फ़ के गोलियों का मिश्रित रूप है। ओलापात, जब बर्फ़ का टुकड़ा एक छोटा सा गोला हेलस्टोन जिसका व्यास 5 से 10 मिमी तक होता है अलग अलग या सम्मिलित होकर विभिन्न आकारों में पिंड के रूप में धरातल पर गिरता है तो उसे ओलापात कहते हैं। ओला पारदर्शी एवं परभासी बर्फ के अदर बदल कर अपने सतह का बना होता है। वायुमंडलीय आर्द्रता का समधित होकर धरातल पर गिरने को वर्षण कहते हैं। पानी की छोटी छोटी तथा बड़ी बड़ी बूंदों के रूप में होने वाले वर्षण को क्रमश फूहान तथा वर्षा कहते हैं। जब वर्षण बर्फ़ के बड़े बड़े गोलाकार टुकड़ों में होता है तो उसे ओलापात कहते हैं। वर्षा के कारण आप जानते हैं कि जब आर्द्रता से युक्त वायुराशि आकाश में अधिक ऊंचाइयों की ओर चढ़ती है तो ठंडी होकर उसका तापमान नीचे गिरता है। ऐसा होने पर जब वायु का तापमान औसत के नीचे गिर जाता है तो सघन और वर्षण होता है। प्रकृति में किसी वायुराशि का मुख्य 3 प्रकार से ऊपर उठने के लिए बांधे होना पड़ता है और प्रत्येक परिस्थिति में होने वाले वर्षण या वर्षा की अपनी अपनी विशेषताएं होती है। सहनीय वर्षा, उष्णकटिबंधीय में पृथ्वी के अत्यधिक गर्म होने से ऊर्ध्वाधर वायु धारा पैदा होती है। ये वायु धाराएं गर्म आर्द्र वायु को वायुमंडल के उच्च स्तरों तक उठा देती है। जब इस प्रकार के आर्द्र वायु का तापमान औसत के नीचे लगातार गिरता है तो बादल बनते हैं। ये बादल बिजली की चमक या गरज के साथ वर्षा करते हैं। इस प्रकार की वर्षा को सहनीय वर्षा कहते हैं। इस प्रकार की वर्षा विद्युतीय प्रदेशों
में पर्याय प्रतिदिन दोपहर के बाद होती है। देखिए चित्र के माध्यम से बता रहा आपको कैसी वर्षा होती है। ऊपरी उठती फैलती शीत वायु, पृथ्वी का तप धरतल, ऊपर उठती उष्मा वायु का स्थान ले लेती है। शीतल और घनत्र बादल। चित्र 12.3 सहनीय वर्षा, पर्वतकृत वर्षा। जब गर्म आर्द्र पवनों के आगे में कोई पर्वत सैनी अवरोध उपस्थित करती है तो उन्हें बांधे होकर ऊपर उठना पड़ता है। जब उठती हुई ये आर्द्र पवनें ठंडी होने लगती है, जब उनका तापमान औसत के नीचे गिरता है तो बादल बनते हैं। ये बादलों से पनभिमुख ढालों में विस्तृत भागों में वर्षा होती है। इस भाग की वर्षा को पर्वतकृत वर्षा कहते हैं। यद्यपि जब ये पवनें पर्वतीय श्रेणी को पार कर देती है और पवन विमुख ढालों पर उतरती है तो गर्म हो जाती है और बहुत कम वर्षा करती है। पवन विमुख ढालों की ओर के क्षेत्रों में विस्तृत छाया क्षेत्र है। भारत में मेघालय प्रदेश की खासी पहाड़ी के दक्षिणी सीमांत पर स्थित चेरापूंजी पर्वतकृत वर्षा का एक प्रसिद्ध उदाहरण है। देखिए पहाड़ों पे ऐसे वो वर्षा होती है, आप देख सकते हो, चित्र के माध्यम से भी पढ़ भी सकते हो। पर्वतकृत वर्षा 12.4 अभिसारण या चक्रवर्तीय वर्षा। अभिसारण वर्षा की उपस्थिति तब होती है जब वायु तरंग अभिसारित होकर उठती है। एक उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जब विपरीत विशेषताओं वाली वायु राशि मिलती है तो उनमें लगातार ऊर्ध्वाधर उत्थान होता है, जिससे संवहन की क्रिया होती है। जब संवहन की क्रिया बार बार अवगतों के सहारे होती है, जहाँ संबंधित वायु राशियों का तापमान काफ़ी मिला होता है, वगत के सहारे भाप के मिलने से पर्याय साधन की क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप वर्षा होती है। जब विभिन्न धरातलों और तापमान के दो बड़ी वायु राशियाँ मिलती है तो गर्म आर्द्र वायु राशि ठंडी वायु राशि के ऊपर चढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में गर्म वायु राशि सदित होकर बादल बनती है तो जो विस्तृत रूप से वर्षा करते हैं, यह वर्षा बिजली की चमक और गरज के साथ होती है। इस प्रकार की वर्षा को वाताग्री वर्षा भी कहते हैं। ये वर्षा गर्म और शीत दोनों वक्तों से होती है। वाताग्री वर्षा शीत स्थिर और पूरे दिन या कई दिनों तक होती है। देखिए ये आवतग्रक से संबंध वर्षा, ये भी है शीत वक्रक से संबंध वर्षा। 12.5 चित्र चक्रवर्तीय वर्षा। वर्षों में इन तीन प्रकारों में आर्द्र वायु राशि का ठंडा होना बहुत जरूरी है। सहनीय वर्षा में गर्म आर्द्र वायु के ऊपर उठने के बाद की क्रियाएं पर्वतकृत वर्षा के समान है। प्राकृतिक में ये तीनों विधियां एक साथ कार्य करती है। वास्तव में पृथ्वी का ज़्यादातर वर्षण या वर्षा किसी एक कारण की अपेक्षा दो या अधिक कारणों का परिणाम होता है। उत्पत्ति की तीन विधियों के आधार पर वर्षा का संवहनीय पर्वतकृत तथा अभिसारण वर्षा प्रकारों में बांटा जाता है। वर्षा का वितरण वर्षा का प्रादेशिक विस्तार संसार में असमान है। संसार में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 97.5 सेंटीमीटर होती है, लेकिन स्थानीय भाग महासागर की अपेक्षा कम वर्षा प्राप्त करते हैं। स्थानीय भागों में वार्षिक वर्षण में काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। पृथ्वी के धरातल के विभिन्न स्थानों पर विभिन्न ऋतुओं में विभिन्न मात्रा में वर्षण होता है। वर्षण के वितरण के प्रमुख लक्षणों को भूमंडलीय दाब या पवन पेटियाँ, स्थल और जलीय भागों के वितरण और स्थलाकृतिक लक्षणों की मदद से स्पष्ट किया जा सकता है। वर्षण के प्रादेशिक व मौसमी अंतरों के लिए उत्तरदायी कारणों से संबंधित किन्हीं निष्कर्षों
पर पहुंचने से पहले आइए सबसे पहले इसके प्रादेशिक व मौसमी वितरण के रूपों का अवलोकन करें। प्रादेशिक अंतर। वर्षण की औसत वार्षिक मात्रा के आधार पर संसार में हम भिन्न वर्षण प्रदेशों की पहचान कर सकते हैं। भारी वर्षण के प्रदेश। जिन प्रदेशों में 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षण होता है उन्हें इस वर्ग में सम्मिलित किया जा सकता है। इनमें विद्युतीय उष्णकटिबंधीय के तटीय क्षेत्र तथा शीतोष्ण कटिबंधीय के पश्चिमी तटीय प्रदेश शामिल हैं। मध्यम वर्षण के प्रदेश। जिन प्रदेशों में 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षण होता है वह इन वर्ग में आते हैं। ये प्रदेश अति वर्षण प्रदेशों के साथ लगे हुए प्रदेश हैं। उष्ण कटिबंधीय के पूर्वी तटीय प्रदेश तथा गर्म शीतोष्ण कटिबंधीय के तटीय प्रदेश इस वर्ग के प्रदेशों में शामिल हैं। कम वर्षा के प्रदेश। इस वर्ग में वह प्रदेश आते हैं जहाँ वार्षिक वर्षण 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक होता है। ये प्रदेश उष्णकटिबंधीय के आंतरिक भागों तथा शीतोष्ण कटिबंधीय के पूर्वी आंतरिक भागों में स्थित हैं। अति अल्प वर्षण के प्रदेश। पृष्ठ छाया क्षेत्रों या पर्वत श्रेणियों के पवन विमुख ढालों पर महाद्वीपों के आंतरिक भागों आयान वृत्तों पर स्थित महाद्वीपों के पश्चिमी सीमांत क्षेत्रों और उच्च अंशों में वार्षिक वर्षण 50 सेंटीमीटर से कम होता है। इन प्रदेशों में उष्ण शीतोष्ण तथा शीत कटिबंधीय मरुस्थल भी शामिल है। संसार में औसत वर्षण का वितरण। आइए अब संसार के मानचित्र में औसत वर्षण के वितरण का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। आप निम्न निष्कर्षों पर पहुँचेंगे। विषुववर्तीय प्रदेशों में सबसे अधिक वर्षण होता है जो ध्रुवों की ओर क्रमशः कम होता है। समुद्र तटीय प्रदेशों में अधिक वर्षण होता है तथा महाद्वीपों के आंतरिक भागों की ओर क्रमशः कम हो जाता है। विषुववर्तीय प्रदेश उष्णकटिबंधीय पूर्वी तटीय क्षेत्र और शीतोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी तटीय प्रदेशों में अधिक वर्षण होता है। उच्च भूमियों के पवन विमुख ढालों पर भारी वर्षण होता है जबकि पवन विमुख ढालों पर बहुत कम। गर्म धाराओं के सीमा पर्वतीय तटीय भागों की तुलना में ठंडी धाराओं के समीपर्वतीय तटीय भाग अधिक शुष्क होते हैं। आयान वृत्ति पर स्थित महाद्वीपों के पश्चिमी सीमांत क्षेत्रों तथा ध्रुवीय प्रदेशों में वर्षण बहुत कम होता है। संभागी पवनों का इन क्षेत्रों में पहुँचते पहुँचते शुष्क हो जाता है तथा ध्रुवीय पवनों का ठंडा व शुष्क होना इसके प्रमुख कारण है। ऋतुवर्त अंतर। संसार के विभिन्न भागों में वर्षण के वितरण में पाए जाने वाले प्रादेशिक अंतर औसत वार्षिक वर्षण पर आधारित है। इसमें मुख्यतः उन प्रदेशों के वर्षण के स्वरूप का सही चित्रण नहीं होता जहाँ वर्षा की मात्रा में ऋतुवर्त अंतर एक सामान्य लक्षण है। उदाहरण के लिए मरुस्थलीय अर्ध मरुस्थलीय अपराध प्रदेश। अंत संसार में वर्षण के ऋतुवर्त अंतरों का अध्ययन महत्वपूर्ण हो जाता है। इससे संबंधित तथ्य इस प्रकार है। विषुववर्तीय प्रदेशों तथा शीतोष्ण भूमियों के पश्चिमी भागों में वर्षा भर होता है। विषुववर्तीय क्षेत्रों में जहाँ सैन्य वर्षा होती है वहाँ शीतोष्ण प्रदेश में पछुआ पवनों द्वारा चक्रवातीय एवं पर्वतकृत वर्षा होती है। संसार के लगभग 2% भागों में वर्षण केवल शीतकाल में होता है। इनमें संसार के भूमध्य सागरीय प्रदेश तथा भारत का कोरोमंडल तक शामिल है। वायुदाब कटिबंधों तथा भूमंडलीय पवनों के ऋतुओं के अनुसार उत्तर दक्षिणी खिसकने से भूमध्य सागरीय प्रदेशों को उष्ण उच्च दाब क्षेत्र और समागी पवनों की उपस्थिति के कारण गर्मियों में वर्षा नहीं होती क्योंकि सीमावर्गीय पवनें महाद्वीपों के इन पश्चिमी भागों में पहुँचते पहुँचते शुष्क हो जाती है। संसार के शेष भागों में वर्षण केवल गर्मियों में होता है।
जिससे ये स्पष्ट हो जाता है कि संसार के अधिकांश भागों में वर्षण व ऋतु वृत्त अंतर स्पष्ट रूप में अनुभव की जाती है। इससे वर्षा जल का कुछ भाग बर्बाद हो जाता है। हमारे देश की भी कुछ ऐसी ही कहानी है। वर्षण का ऋतुवर्त वितरण हमें उसकी प्रभावी क्षमता को आंकने में मदद करता है। उदाहरण के लिए उच्च आकांक्षी सीमित वर्धन काल वाले प्रदेशों में होने वाला हल्का वर्षण निम्न आकांक्षीय प्रदेश में भारी वर्षण की तुलना में अधिक प्रभावी होता है। इसी प्रकार ओस, धुंध व कोहरे के रूप में होने वाला वर्षण भारत में मध्यवर्तीय भागों तथा कालहानी मरुस्थलों में खड़ी हुई फसलों व प्राकृतिक वनस्पति पर प्रशंसनीय प्रभाव डालता है। वर्षा के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। नमी की आपूर्ति किसी प्रदेश में वर्षा की मात्रा को निर्धारित करने वाला महत्वपूर्ण कारक वायुमंडल को मिलने वाली नमी की मात्रा है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वाष्पीकरण सर्वाधिक होता है। अंत वायुमंडल को इस क्षेत्र से सबसे ज़्यादा नमी की आपूर्ति होती है। तटीय भागों में आंतरिक भागों की अपेक्षा अधिक नमी मिलती है। ध्रुवीय प्रदेशों में वाष्पीकरण बहुत कम है, अंत वहाँ वर्षा भी कम है। पवनों की दिशा समगामी एवं पछुआ पवनों की पेटियों में पवन की दिशा महत्वपूर्ण है। समुद्र के स्थल की ओर चलने वाली पवन वर्षा करती है। स्थल से चलने वाली पवनें शुष्क होती है। उच्च आकांक्षों से निम्न आकांक्षों की ओर चलने वाली पवनें गर्म हो जाती है, अंत बहुत कम वर्षा करती है। जबकि निम्न अंशों से उच्च अंशों की ओर चलने वाली पवनें ठंडी हो जाती है और वर्षा करती है। उपोष्ण मरुस्थलों में बहुत कम वर्षा होती है, क्योंकि वहाँ से पवनें बाहर की ओर चलती है। महासागर धाराएं गर्म धाराओं के ऊपर की वायु गर्म और आर्द्र होती है, अंत यह वर्षा करती है। इसके विपरीत ठंडी धाराओं के ऊपर की वायु ठंडी और शुष्क होती है, अंत उससे कम वर्षा होती है। पर्वतों की उपस्थिति आर्द्र पवनों के मार्ग में पर्वतों के आने से पवन विमुख ढालों पर अधिक वर्षा और पवन विमुख ढालों पर कम वर्षा होती है। वायुदाब पेटियाँ का पवन पेटियों के साथ सीधा संबंध है। निम्न वायुदाब क्षेत्र वर्षा को आकर्षित करते हैं और उच्च वायुदाब क्षेत्र वर्षा विहीन होते हैं। संसार के विभिन्न भागों में वर्षण के प्रादेशिक और ऋतुवर्त वितरण में स्पष्ट अंतर पाए जाते हैं। वर्षा के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक नमी की आपूर्ति, पवनों की दिशा, महासागर धाराएं, पर्वतों की उपस्थिति और वायुदाब पेटियाँ। आपने क्या सीखा? जल वाष्पन वायुमंडल का अत्यधिक परिवर्तनशील तथा महत्वपूर्ण अवयव है। ये पृथ्वी पर ऊष्मा संतुलन, वायुमंडलीय घटनाओं तथा पेड़ पौधों व जीव जंतुओं के जीवन यापन के लिए उत्तरदायी है। वायुमंडल में विद्यमान जलवाष्पन को आर्द्रता कहते हैं। इसे निरपेक्ष आर्द्रता के सापेक्ष आर्द्रता के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसमें से सापेक्ष आर्द्रता अधिक विश्वसनीय माप है। जलवाष्पन वायुमंडल में वाष्पीकरण की प्रक्रिया द्वारा पहुंचती है। किसी वायु का तापमान दिए गए आयतन में उसके द्वारा धारण किए जाने वाली नमी की मात्रा को नियंत्रित करता है। वायु जो अपनी पूर्ण क्षमता तक नमी धारण करती है शीतनिक वायु कहलाती है तथा तापमान जिस पर वह स्थिर होती है उष्मांक कहलाती है। जलवाष्पन के द्रव या ठोस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को दहन कहते हैं। यह प्रक्रिया तब आरंभ होती है जब किसी वायु का तापमान औसत के नीचे गिरता है। पृथ्वी की सतह पर संघनन औसत धुआं, कोहरा तथा उच्च स्तर पर बादलों के रूप में होता है। वायुमंडलीय नमी का साधनिक होकर धरातल पर गिरने को वर्षण कहते हैं। वर्षण तब होता है जब धरातल सतत रूप से होता है। फुहार वर्षा, हिमपात, हिम वर्षा तथा ओलापात वर्षण के अनेक रूप हैं। वर्षा के 3 प्रकार हैं, सवनीय, पर्वतकृत तथा चक्रवर्तीय होती है। संसार के वर्षण के वितरण में स्पष्ट प्रादेशिक और ऋतुबद्ध अंतर पाया जाता है। कुछ प्रदेशों में भारी वर्षा होती है जबकि कुछ में बहुत कम। कुछ प्रदेशों में वर्षा होती है, वर्ष भर वर्षा होती है
जबकि दूसरे प्रदेशों में केवल सर्दियों व गर्मियों में वर्षा के वितरण को कई कारक प्रभावित करते हैं। दोस्तों ये चैप्टर खत्म हुआ। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।